हाँ जी, तो बच्चों ये रही आपकी लर्निंग असेसमेंट नंबर 26 जिसमें वो कहता है कि आपने मुझे I1 की वैल्यू कैलकुलेट करके देनी है। तो देखो बच्चों सीधी सी बात है यार, अगर मैं I1 की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहता हूँ ना, तो मुझे ये देखो यहाँ पे एक नोड नज़र आ रहा है, यानी नोड वो पॉइंट होता है जहाँ पे एक से ज़्यादा चीज़ों की वायर अटैच होती है। तो यहाँ पे एक रजिस्टर और एक इस करंट सोर्स की वायर अटैच है, तो ये एक नोड है। तो यहाँ पे मैं KCL लगा सकता हूँ अपनी मर्ज़ी से, मतलब KCL लगा के इस नोड की मदद से क्या कर सकता हूँ, I1 कैलकुलेट कर सकता हूँ, नोड 1 आप इसको कह लो। लेकिन मसला ये है कि मुझे इस नोड के घेरे में आने वाली हर वायर की करंट का पता होना चाहिए। देखो, अब मुझे इस वायर की करंट का पता है, इसको तो मैंने मालूम करना है, इस वायर की करंट का भी मुझे पता होना चाहिए। वो मैं कैसे मालूम करता हूँ, ज़रा गौर कीजिएगा। पहले तो मैं इसके डेल्टा को सॉल्व करता हूँ। देखो डेल्टा कैसे मुझे पता चला, देखो ये 12 ओहम और ये 6 ओहम, ना तो ये सीरीज़ में ना पैरेलल में, क्योंकि इन दोनों के दरमियान देखो नीचे एक टर्मिनल अगर कॉमन होता तो वही टर्मिनल आगे यहाँ पे अटैच है, तो ये सीरीज़ में तो ना हुए और ना पैरेलल में, क्योंकि इनका अपर टर्मिनल भी कॉमन नहीं होता। अगर लोअर और अपर दोनों कॉमन हो जाता फिर तो ये पैरेलल में होते, लिहाजा यहाँ पे एक डेल्टा मौजूद है। तो आप किसी अपर डेल्टा या लोअर डेल्टा किसी एक को सॉल्व करो। मैं हमेशा यही कहता हूँ, रिकमेंड करता हूँ कि अपर डेल्टा को सॉल्व किया करो। तो ये ऊपर वाला डेल्टा मैं अलहदा से ड्रा किए देता हूँ, जिसको हम सॉल्व करके इसकी अलहदा से फिर से शेप ड्रा करते हैं, ठीक है। तो ये आपको बहुत ईजीली समझ आ जाएगा, इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये भी। तो जब सेम वैल्यूज़ के रजिस्टर आ जाए ना डेल्टा में, तो फिर तो इसको स्टार में कन्वर्ट करना सबसे आसान हो जाता है। ये देखो, ये ए साइड, ये बी साइड हो गई, ये सी साइड होगी। ए साइड के सामने वाला रजिस्टर कहलाता है आर ए, बी साइड के सामने वाला कहलाता है आर बी, सी साइड के सामने वाला कहलाता है आर सी, ठीक है बच्चों। और इसमें हम इस तरह से स्टार को क्या कर देते हैं, शेडिड कर देते हैं। पहले मैं लाइन लगा देता होता था रजिस्टर वाली, लेकिन अब मैं वो ड्रा नहीं करता, शेडेड ही करता हूँ, ठीक है। तो ए साइड के साथ जो कनेक्ट है ना हमारी लाइन, उसको हम R1 का नाम दे देंगे उस रजिस्टर को, और जो बी वाली साइड से कनेक्ट है उसको R2 और सी वाली साइड के नाम को R3। अब वैसे तो इनके एग्जैक्ट फार्मूलाज होते हैं इनको कैलकुलेट करने के, लेकिन यहाँ पे तीनों वैल्यू सेम है रजिस्टर्स की, तो आप डायरेक्ट तीन रजिस्टर की वैल्यू निकाल रहे हो ना, तो बस आपने ये लिख देना है कि जैसा कि अगर आर ए आर बी आर सी आपस में सेम है तो इनकी वैल्यू भी सेम ही आने वाली है। तो R1 इज इक्वल टू R2 ये आपने लिख देना, इज इक्वल टू R3, यानी इन तीनों की वैल्यू सेम है, जो कि बराबर होगी 18/3। क्योंकि 3 रजिस्टर है टोटल, तो 3 से ही आप डिवाइड कर दोगे एक वैल्यू को, तो आपको मिल जाएगी वैल्यू 6 ओहम, ठीक है बच्चों। ये आपको वैल्यू मिल गई। अब आपने इस शेप को रीड्रा करना है, जो कि मैं करने लगा हूँ, ये देखिएगा ज़रा। हमारे पास इस तरह से इस साइड पे करंट सोर्स लगा हुआ है, हमारा क्वेश्चन वहीं पे हल होगा। बस यहाँ पे मैं ना जो मुझे वैल्यू चाहिए, यानी इस वायर में जो करंट फ्लो कर रहा है वो चाहिए, उसको मैं यहाँ पे निकालूंगा, ठीक है, इस शेप में। तो ये देखो, ये मैंने स्टार्ट कनेक्ट कर दिया ऊपर। ये R1 की वायर है, ये वाली R1 की क्या वैल्यू है, 6 ओहम, और ये हमारे R2 की वायर है जो कि ये भी 6 ओहम है, और ये हमारे R3 की वायर है, ये भी 6 ओहम है, और नीचे ये 2 रजिस्टर अटैच थे, 12 ओहम और इस साइड पे 6 ओहम। अब ज़रा बच्चों गौर से देखिएगा, 6 ओहम, ठीक है। ये दोनों रजिस्टर, इन दोनों के दरमियान सिर्फ एक टर्मिनल कॉमन है, तो ये दोनों क्या हुए, सीरीज़ में, क्योंकि इनका अपर टर्मिनल इसका डिफरेंट है और इसका लोअर टर्मिनल किसी और जगह पे कनेक्ट है, तो ये दोनों सीरीज़ में है। तो इन दोनों का सीरीज़ अगर मैं लूँ तो सीरीज़ में क्या होता है, वैल्यूज़ जमा हो जाती है, तो ये 12 ओहम आ जाएगा, ठीक है। यानी इस साइड पे एक रजिस्टर आ गया जो कि 12 ओहम का। मैंने ये बस आपको ना यहाँ पे डायरेक्ट मैं लगा दूंगा करंट डिवीजन रूल, ताकि मुझे इसकी करंट मिल जाए इस वायर में फ्लो होने वाली, जिसका नाम हम रख देते हैं बच्चों I2, ठीक है। यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है उसका नाम मैंने I2 रख दिया, वो यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। और ये देखो, ये भी दोनों सीरीज़ में लगे हुए हैं, क्योंकि इन दोनों के दरमियान भी एक टर्मिनल कॉमन है, तो इन दोनों का सम भी हो जाएगा, तो 12 और 6 18 होता है, तो 18 ओहम। अब यही समझो, इस साइड पे 12 ओहम का रजिस्टर है, इस साइड पे 18 ओहम का, ठीक है। मैं चाहता तो डायरेक्ट वैसे ही बताता रहता, लेकिन ऐसे आपको ज़्यादा आसानी से समझ आ जाएगी। देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, 3 एम्पेयर का करंट आ रहा है यहाँ पे तक, ये एक नोड है, क्योंकि यहाँ पे 3 वायर्स अटैच हैं, किस रजिस्टर की, 2 इस साइड के रजिस्टर्स की। तो यहाँ पे आके करंट डिवाइड हो जाता है 2 हिस्सों में, कुछ करंट इधर जाता है, कुछ इधर जाता है। तो इस साइड पे जो करंट जा रहा है उसको नाम हमने दे दिया I2, ठीक है, I2, और इस साइड पे जो करंट जाता है उसको नाम दे दो I3। हमें I2 का वैल्यू बस चाहिए ताकि हम I1 को कैलकुलेट कर सकें। तो देखो I2 के ऊपर करंट डिवीजन रूल लगने लगा, I2 इज इक्वल टू, करंट डिवीजन रूल क्या कहता है बच्चों,
जिस ब्रांच की आप करंट फाइंड आउट करना चाहते हो उस ब्रांच के पैरेलल ब्रांच की रेजिस्टेंस ऊपर रखो। I2 के पैरेलल वाली ब्रांच कौन सी है, देखो ये टोटली वायर जो है ये I2 की है, ब्रांच मींस वायर ही होता है। तो इनका अपर टर्मिनल I3 वाली वायर के साथ यहाँ पे अपर टर्मिनल कॉमन हो रहा है और लोअर टर्मिनल भी I3 वाली वायर के साथ नीचे कॉमन हो रहा है, तो ये दोनों आपस में पैरेलल वायर्स हैं। तो इसके पैरेलल वाली ब्रांच कौन सी हुई, ये वाली। तो पैरेलल ब्रांच की रेजिस्टेंस ऊपर रखेंगे जो कि 18 हो, मैं तो 18 ऊपर रख दिया, बटे में रखेंगे टोटल रेजिस्टेंस यानी कि अपनी ब्रांच की रेजिस्टेंस प्लस पैरेलल ब्रांच की। तो ये क्या आ जाएगा 12 जमा 18, यानी कि अपनी ब्रांच की इसकी 12 बनती है और उसकी 18। वैसे हम सीरीज कॉम्बिनेशन भी इस तरह से लिख सकते थे 6 जमा 12, बटे में भी इसी तरह 6 जमा 12 प्लस 6 जमा 6, लेकिन ये मैंने एग्जैक्ट आपको वैसी वैल्यूज़ बता दी हैं सीरीज कॉम्बिनेशन इनके लेके, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय हम करते हैं इसको सप्लाइड करंट के साथ, जो सप्लाई हुई होती है जिसकी वजह से आगे जाके वो डिवाइड हुई होती है, टोटल करंट की बात होती है। तो ये 3 एम्पेयर यहाँ पे टोटल करंट है इनके लिए, तो लिहाजा 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखें यहाँ से हमें I2 की क्या वैल्यू मिलेगी, 18/30, 3 एक बार, ये आ जाएगी 1.8 मिली एम्पेयर। ठीक हो गया बच्चों। तो I2 की वैल्यू हमें पता चल गई है। अब हम इजीली इस नोड पे KCL अप्लाई करेंगे और I1 कैलकुलेट कर लेंगे। अप्लाई KCL एट नोड 1, ये आपने लिख देना, एट नोड 1। तो देखो KCL लगने लगा। इसमें KCL का कहता था सम ऑफ एंटरिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ लिविंग करंट। इसमें एंटर कौन सी करंट कर रही है, सिर्फ I2, तो ये आ गया I2 इज इक्वल टू लिविंग करंट का सम, बाकी दोनों बाहर जा रही हैं। देखो 3 भी बाहर जा रहा है, I1 भी बाहर जा रहा है, तो I1 प्लस 3 आ गया। I1 की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है, तो I1 इधर ही रह गया, 3 उधर जाके माइनस हो गया, तो -3 प्लस इसकी वैल्यू 1.8 मिली। सॉरी बच्चों, ये मिली नहीं आता, ये प्लस में ये एम्पेयर में आता है, सॉरी, क्योंकि रजिस्टर किलो में है ही नहीं। रजिस्टर अगर किलो में होते फिर यहाँ पे मिली आता, ये मिली में नहीं आता, एम्पेयर में आता है, ठीक है। एम्पेयर में इसकी वैल्यू आएगी, तो लिहाजा ये मेरे पास आ गई है -1.2 एम्पेयर। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ये छोटी सी एक वैसी मिस्टेक है, इसका कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि हम प्रति किलो ओम वाले रजिस्टर है ज़्यादा, इस वजह से मुझे ना ये कह लें कि एक आदत सी हो गई, या मिली एम्पेयर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कभी कभार। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। खुदा हाफिज़।